सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू सेशन। और आज हम इंडियन पॉलिटी का जो सबसे बुरा और सबसे भद्दा चैप्टर है, ठीक है, वो है सिटीजनशिप इन इंडिया। इसको कवर करेंगे लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग मैनर में। राइट, यू विल डेफिनेटली फाइंड सम सम डिग्री ऑफ क्लैरिटी विद रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप एक्ट, ठीक है, और क्या क्या उसमें प्रोविज़न है, ओसीआई कार्ड, ठीक है, एनआरआई वगैरह, एनआरआई से रिलेटेड रूल्स, फॉरेनर ट्राइब्यूनल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि इंडिया में डोमिसाइल लॉ क्या कहता है, क्योंकि डोमिसाइल पे 3-4 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बने भी हुए हैं। साथ में वो पीवाईक्यू भी डिस्कस करेंगे और कुछ मैंने क्वेश्चन आपके लिए बना रखे हैं। शुरू करते हैं, ठीक है, जल्दी से शुरू करते हैं क्योंकि अपने पास टाइम उतना नहीं रहता है। तो पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये मैं आपको सबसे पहले आपकी सिटीजनशिप के आइडिया को, ठीक है, एक थ्योरेटिकल मैनर में देखते हुए। व्हाई? बिकॉज इन 2021 दे आस्क्ड ए क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफाइंस द टर्म स्टेट। सिमिलरली दे कैन आस्क यू ए क्वेश्चन दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफाइंस द टर्म सिटीजनशिप। एंड दिस इज द क्वेश्चन, पॉज इट एंड ट्राई टू अटेम्प्ट इट बेस्ड ऑन योर, ठीक है, करंट इन्फॉर्मेशन और करंट नॉलेज। एंड देखते हैं कि आपका क्या इसमें आंसर आता है। ऑप्शन ए इज कि इट इज अ प्रिविलेज available to a certain section of the society by virtue of which they can be treated differently. It is a relationship between individual and the state by virtue of which citizen gets the full membership of a political community. It refers to surrender of authority over self by by an individual to the state which demands an unquestionable obedience from the individual. या फिर इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू कास्ट वोट एंड अज्यूम पॉलिटिकल ऑफिसेस। बताइए ज़रा, आपके अकॉर्डिंग, आपकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग आंसर बी होगा या नहीं। ठीक है, आंसर इज बी। वाई नॉट ए? वाई? बिकॉज सिटीजनशिप डज नॉट अकॉर्ड यू अ प्रिविलेज। इट इज अ मैटर ऑफ इक्वलिटी, नॉट ऑफ प्रिविलेज। ठीक है, इट इज अ मैटर ऑफ इक्वलिटी दैट ऑल द पीपल of the state which are having citizenship will be treated equally. ठीक है, तो इट इज बेसिकली अबाउट इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, नॉट एन एक्सक्लूजनरी ट्रीटमेंट और नॉट प्रिविलेज्ड ट्रीटमेंट। समझ रहे हो बात को? डेफिनेटली है ना, आपको जब फुल मेंबरशिप किसी पॉलिटिकल कम्युनिटी की मिलती है तो आपको कुछ स्पेशल राइट्स मिलते हैं। ठीक है, वो स्पेशल राइट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, यू गेट एक्सेस टू ऑल द सिविल राइट्स इंक्लूडिंग द पॉलिटिकल, है ना, इंक्लूडिंग द राइट टू कास्ट वोट, including the right to take part in the in the politics, including to, I mean, the right to exercise all political rights and uh, right to hold all political offices। वो आपको राइट्स मिलते हैं सिटीजनशिप के साथ में। ठीक है, लेकिन लेकिन जरूरी नहीं है कि हर सिटीजनशिप के साथ आपको वो इक्वली मिले। इंडिया के रिस्पेक्ट में जितने भी सिटीजन्स हैं उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिले ही हैं। बट फॉर एग्जाम्पल इन यूएसए देर इज अ प्रोविजन कि इफ यू वांट टू बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ यूएसए यू नीड टू बी अ सिटीजन बाय बर्थ इन यूएस सॉइल। जस्ट सोली का प्रिंसिपल वहाँ पे लगता है फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेजिडेंट। फॉर अदर ऑफिसेज यू कैन जस्ट बी अ सिटीजन either by naturalization, either by registration, or by birth। ठीक है, by any means you can be a citizen of USA and can hold the political offices except for the office, excepting the office of president of US। समझ रहे हो बात को? So this does not stand true as well। ये तो बिल्कुल एकदम वाहियात सी बात है, क्योंकि ये एक ये देयर वाज दिस इंग्लिश स्कॉलर हॉब्स, उसके द्वारा जो सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है, अपने लेवियाथन में उसने बताया, वो उसकी डिस्क्रिप्शन ये दी गई है मैंने। ठीक है, बना के किया हुआ है। एक्चुअली सिटीजनशिप इज बेसिकली अ रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द स्टेट विच, है ना, विच कम्स विद सर्टेन सर्टेन टाइप ऑफ एलिजियंस, स्पेशल एलिजियंस जो कि आपको स्टेट के लिए रखनी पड़ेगी। दूसरा, विद फुल पॉलिटिकल राइट्स इंक्लूडिंग द राइट टू वोट एंड होल्ड पब्लिक ऑफिसेज। इन जनरल इसे कहते हैं सिटीजनशिप। ठीक है, लेकिन हर जगह जरूरी नहीं है कि सिटीजनशिप को एक ही तरीके से। वाई? बिकॉज यूएस इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन। टू बी ऑनेस्ट, यूएस विल ऑलवेज बी एन एक्सेप्शन टू एवरीथिंग। है ना, देर आर मैड पीपल, गुड पीपल, बैड पीपल हु आर होल्डिंग पब्लिक ऑफिसेज इन यूएसए। दे डोंट इवन एंटाइटल टू बी
member of some mental hospital, administrative charge of some mental hospital, still they are holding the highest political offices in certain countries. So that can be a matter जो कि डिफरेंटली डिस्कस किया जाए, बिकॉज यूएस इज़ ऑलवेज एन एक्सेप्शन, ठीक है। 5-10 साल बाद कहीं मुझ पर डिफेमेशन का सूट ना लगा दे कोई। सो दिस इज़ अबाउट द सिटीजनशिप, बेसिक आइडिया ऑफ सिटीजनशिप। अब एक और चीज़ जिसके बारे में आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत ढीली होगी, ये देखिए मैंने बहुत सोच समझ के मुझे एक आइडिया आया कि हाँ इस पे भी सवाल पूछा जा सकता है। वाई? बिकॉज अगेन इन 2021 दे आस्क्ड द क्वेश्चन, उन्होंने 3-4 राइट दिए और बोला कि ये राइट आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो उसमें ऑप्शन था कि प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ऑप्शन था फंडामेंटल राइट, एक ऑप्शन उसमें था ठीक है आई थिंक डीपीएसपी, और एक ऑप्शन था यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। समझ रहे हो द स्पिरिट ऑफ दिस पर्टिकुलर राइट कहाँ कहाँ मिलेगी, ऐसे करके वो सवाल पूछ रहे हैं। अब यूएन डीएचआर से अदर पेपर्स में भी काफ़ी सवाल पूछ रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल स्टेटस क्या है राइट टू सिटीजनशिप के बारे में। पढ़िए जरा क्वेश्चन को। UNDHR, United Nations Declaration on Human Rights, recognizes the right to nationality as a human right under Article 15 of the Declaration. Whether or not Article 15 ये मैंने आपके ठीक है मेमोरी के लिए इसमें डाल के रखा हुआ है, यू डोंट नीड टू रिमेंबर, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट इतनी स्टेटमेंट का आप आंसर करो कि इट रिकॉग्नाइजेज राइट टू नेशनैलिटी एज ए ह्यूमन राइट। इज इट ट्रू और नॉट? अगला, वाइल सिटीजनशिप कैन बिलोंग ओनली टू ह्यूमंस, बिलोंग ओनली टू द ह्यूमंस, यार ये कई बार टाइपो एरर हो जाता है। नेशनैलिटी फॉर द पर्पज ऑफ इंटरनेशनल लॉ कैन बी अकॉर्डेड इवन टू डेड ऑब्जेक्ट्स लाइक शिप्स, प्लेन्स एटसेट्रा टू कंसिडर देम एज लीगल पर्सन। नेक्स्ट है कि राइट टू सिटीजनशिप इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा? पॉजिट आई विल जस्ट ठीक है सीधा आपको स्ट्रेट अवे आंसर मैं बताऊंगा। दिस इज रॉन्ग। वाई? बिकॉज राइट टू सिटीजनशिप इज नॉट अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया, ठीक है। स्टेट कैन डिनाई यू द सिटीजनशिप ऑन लीगल ग्राउंड्स, है ना। स्टेट कैन डिप्राइव यू ऑफ द सिटीजनशिप एज वेल, और इसी पे एक PYQ भी आया हुआ था जो हम आगे देखेंगे। सो राइट टू सिटीजनशिप इज नॉट अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया, है ना। इसके लिए अलग से जो पार्ट 2 है उसके प्रोविजन है। सो दिस इज स्ट्रेट अवे अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ये जो पहली स्टेटमेंट है UNDHR रिकॉग्नाइजेज राइट टू नेशनैलिटी एज ए ह्यूमन राइट, बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 15 ऑफ द डिक्लेरेशन, यू डोंट नीड टू रिमेंबर आर्टिकल 15, एटलीस्ट रिमेंबर इट विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनेशनल लॉ। राइट टू नेशनैलिटी, नॉट द राइट टू सिटीजनशिप, बिकॉज इंटरनेशनल लॉ में नेशनैलिटी को कंसिडर किया जाता है। सिटीजनशिप इज अ डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट, सिटीजनशिप is a political idea, nationality is an ethnic idea, ठीक है। and international law assumes कि if a person belongs to a certain nation or certain ethnic group, if that particular ethnic group is having a political identity as well, then the holders or the protectors of that political identity will protect the person belonging to that nationality as well। मेरी बात समझे? इंटरनेशनल लॉ रिकॉग्नाइज, हम उन सारी कन्वेंशंस को भी अभी देखेंगे, बट लेट अस जस्ट है ना एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव इंटरनेशनल लॉ का हम देखते हैं। इंटरनेशनल लॉ रिकॉग्नाइजेज नेशनैलिटी बिकॉज इट अज्यूम्स कि नेशनैलिटी जो कि एक एथनिक कॉन्सेप्ट है, एथनिक कॉन्सेप्ट, एथनिक माने फॉर एग्जांपल हिंदू इज अ नेशनैलिटी, है ना। सो राइट, सो नेशनैलिटी इज एन एथनिक कॉन्सेप्ट एंड इंटरनेशनल लॉ रिकॉग्नाइजेज कि if a person belonging to a certain ethnicity is having, है ना, हिंदू या फिर इवन ठीक है इंडिया के रिस्पेक्ट में हम क्योंकि रिलीजन का नहीं लेते हैं तो इंडिया हम इसका वो ठीक है नॉर्मली नेशन को हम एज एन इंडिया कहते हैं, ठीक है। इंडिया में हम कभी हिंदू राष्ट्र नहीं कहते हैं, इंडियन नेशन। सो इट इज़ एसेंशियली यूजुअली नेशनैलिटी इज अ सोशल और एथनिक कंस्ट्रक्ट, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल लॉ रिकॉग्नाइज करता है कि नेशन या फिर नेशनैलिटी जो कि नॉर्मली एक एथनिक कॉन्सेप्ट है, अगर वो पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप कोई भी पॉलिटिकल एंटिटी को कंट्रोल कर रहा है, पॉलिटिकल आइडेंटिटी अपनी रख रहा है, तो प्रोटेक्टर्स ऑफ दैट पॉलिटिकल आइडेंटिटी, एजेंट्स ऑफ दैट पॉलिटिकल आइडेंटिटी विच इज द गवर्नमेंट, सो गवर्नमेंट विल प्रोटेक्ट ऑल ऑफ देम, है ना, इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। इसीलिए जब आप कहोगे कि एनी पर्सन हु डिक्लेयर्स हिज आइडेंटिटी एज एन इंडियन नेशनल, तो जो भी इंडियन नेशनल अब्रॉड होंगे उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार खुद लेती है। अभी वो US का एक केस आया कि देयर वाज दिस इंडियन रिसर्चर, हिज नेम वाज ठीक है पता नहीं क्या नाम था, मैं नाम उसका भूल गया, जो
allegedly he was involved in certain activities with respect to the ongoing conflict in Palestine. तो हमास के साथ उसके लिंक वहाँ पे बताए गए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को खास तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को खुद आना पड़ा बाहर, है ना, ये क्लियर करने के लिए कि इंडियन नेशनल जो अब्रॉड रह रहे हैं प्लीज़ ओबे, प्लीज़ फॉलो द डोमेस्टिक रूल्स, तो उस केस में हम नहीं आएंगे वहाँ पे। सो दिस इज़ राइट टू नेशनलिटी, इट हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड एज अ ह्यूमन राइट इंटरनेशनली। अगला कि सिटीजनशिप कैन ओनली बिलोंग टू, विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल लॉ, सिटीजनशिप एक्चुअली कैन ओनली बिलोंग टू ह्यूमंस, है ना। थिंग अ गुड, अ कंपनी, अ कॉर्पोरेशन कैन नॉट बी अ सिटीजन, वाइल नेशनैलिटी फॉर द पर्पज ऑफ इंटरनेशनल लॉ is also accorded to dead objects like a company, like a ship, like a plane। समझ रहे हो? तो ये सब भी लाइक है ना, कोई शिप अगर कहीं पे होगी तो कौन सी नेशन में वो, कौन सी कंट्री में वो रजिस्टर्ड है, उसकी नेशनैलिटी एज ए लीगल पर्सन इंटरनेशनल लॉ के लिए उसको अकॉर्ड की जाती है। ये बात आपने ध्यान रखनी है, समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल इशू ऑफ नेशनैलिटी अपार्ट फ्रॉम यूएन डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट, इसका जो आर्टिकल 15 है ना, जो कि कहता है कि भैया स्टेटलेसनेस किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए, है ना, राइट टू हैव अ स्टेट, ये सभी को, ठीक है, अकॉर्ड किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सर्टेन कन्वेंशन ऑल्सो, जो है ना, आइडिया रखना है, मैं याद करने को नहीं बोल रहा, आइडिया रखना है कि एटलीस्ट ऐसी कुछ चीज़ भी दुनिया में है, जैसे रिडक्शन ऑफ स्टेट, कन्वेंशन ऑन रिडक्शन ऑफ स्टेटलेसनेस, कन्वेंशन रिलेटिंग टू स्टेटस ऑफ स्टेटलेस पर्सन्स, कि भैया जो स्टेटलेस है ना, उनके लिए क्या है ना, क्या राइट होंगे। कन्वेंशन रिलेटिंग टू स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी, इसमें भी नेशनैलिटी, राइट टू नेशनैलिटी की इसमें भी बात की गई है। लेकिन इंडिया इज नॉट ए सिग्नेटरी टू कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजी, नॉर हैज इंडिया, तो रेटिफाई तो कैसे ही करेगा जब सिग्नेटरी ही नहीं है। प्रोटोकॉल रिलेटिंग टू स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी, इंडिया इज ऑल्सो नॉट अ सिग्नेटरी टू दिस। डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट ऑफ इंडिविजुअल, जो कि यूनाइटेड नेशन का डिक्लेरेशन है। सो दीज आर सर्टेन कन्वेंशन जो कि इंटरनेशनल लेवल पे इसको डील कर रहे हैं। क्लियर? तो ये एक दूसरा पर्सपेक्टिव आपको सिटीजनशिप और नेशनैलिटी का पता होना चाहिए। अगली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज इट वॉज रिसेंटली इन न्यूज़। ठीक है, यहाँ पे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट हैज़ बीन कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इज दैट स्टेटमेंट करेक्ट? Next, the Article 33 of the Convention on Refugee and Article 3 of the Convention Against Torture expressly prohibits refoulement of the refugees facing violence in the home state, है ना। मैंने ये आर्टिकल आपको रेफरेंस के लिए दे के रखे हुए हैं ताकि मुझे अलग से कंटेंट ना बनाना पड़े, इसलिए मैंने दे के रखे हुए हैं। अभी के लिए आर्टिकल भूल जाओ, बस ये स्टेटमेंट को कुछ ऐसे पढ़ो, द कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजी एज वेल एज कन्वेंशन, यार, कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर expressly prohibits refoulement of the refugees facing the violence in the home state। बताओ ये स्टेटमेंट सही है या गलत? इंडिया हैज नाइदर साइंड नॉर रेटिफाइड बोथ दीज कन्वेंशंस। ठीक है, तो इस पे बताइए। इन कन्वेंशंस को बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना है। राइट टू नॉन रिफाउलमेंट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज ऑफ रोहिंग्या क्राइसिस। बिफोर वी बिफोर वी डिस्कस दिस क्वेश्चन मोर थॉरली, एक बार रोहिंग्या क्राइसिस पे इंडिया का स्टांस एक बार देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ये रीसेंट, ठीक है, बहुत बार ये ऑब्जर्वेशन एक्चुअली आई है, ये मैंने 2021 का बताया है कि नॉन रिफाउलमेंट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया। ठीक है, राइट टू नॉन रिफॉल्वमेंट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया। एक बात आपको ये ध्यान में रखनी है। वाई वॉज दिस इन न्यूज? बिकॉज ऑफ द रोहिंग्या क्राइसिस इन रखाइन प्रोविंस ऑफ म्यांमार, there is a certain group called Rohingya which is not recognized as a citizen, that particular group, the people belonging to that particular group are not recognized as a citizen in Myanmar also, है ना। म्यांमार गवर्नमेंट, जो कि है ना, जो वहाँ पे रखाइन जो ग्रुप है, रखाइन इज़ अ बुद्धिस्ट मेजोरिटी ग्रुप, रोहिंग्या इज़ अ इस्लामिक ग्रुप। तो म्यांमार गवर्नमेंट बिलीव्स कि ये जो रोहिंग्यास हैं ये 1971 के क्राइसिस में, है ना, जैसे बांग्लादेशी इंडिया आए वैसे ही रोहिंग्या बांग्लादेश से म्यांमार गए। सो है ना, फॉलोइंग दैट ट्रेंड उनको एक इलीगल माइग्रेंट म्यांमार ने भी डिक्लेयर कर रखा है, इलीगल माइग्रेंट इंडिया में भी वो डिक्लेयर्ड है। ठीक है, है ना। ये इस इलीगल माइग्रेंट के रिगार्डिंग क्या लॉ है इसको अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसके रिगार्डिंग क्या कानून है वो अभी देखेंगे, थोड़ा, है ना, थोड़ा वेट करिए। अभी के लिए स्टोरी समझिए कि इंडिया में ये पूरा क्राइसिस आया क्यों, क्योंकि ये स्टोरी पे अच्छा सवाल कहीं से बन सकता है। मेनली ये जो क्राइसिस शुरू होता है ये अभी का क्राइसिस नहीं है, 16 का 17 का, तब का क्राइसिस नहीं है, इससे पहले भी, इवन जब म्यांमार में स्टेबल रिजीम थी,
ठीक है, इन 2011-2012 के आसपास। इनफैक्ट इन 2011 the foreign minister of India, then foreign minister of India, सलमान खुर्शीद, ठीक है, he visited Myanmar और he even offered $1 million ठीक है असिस्टेंस टू रोहिंग्या मुस्लिम्स इन म्यांमार बैक देन। और उसके बाद से जब 2015 में ये पूरा क्राइसिस आना धीरे धीरे शुरू हुआ, उस टाइम नेपाल में भी वो भूकंप आया था, लगभग उसी टाइम पे नेपाल में मधेसी क्राइसिस था, इधर रोहिंग्या चल रहा था। तो 2017 के आसपास इनका प्रोसिक्यूशन होना बहुत शुरू हुआ वहाँ पे, जब हमारी हुंटा जो है वो उतनी पावरफुल फिर से हो गई, ठीक है, आंग सान सू की काफ़ी पावरलेस उस टाइम पे हो गई थी। तो उस टाइम उनका प्रोसिक्यूशन वहाँ शुरू हुआ और ऐसी किश्तियाँ भर भर के वो है ना दे वेंट ईस्ट वर्ड्स। तो वो सिंगापुर जाने की कोशिश कर रहे थे, वो थाईलैंड जाने की कोशिश कर रहे थे, बट ऑल दीज कंट्रीज दे सेंट दो शिप्स बैक कि नहीं भाई हम एकोमोडेट नहीं कर सकते। देन रेपिटेटिव कॉल्स वर गिवन टू इंडिया बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी, बाय यूएन एटसेट्रा ऑल्सो, कि भैया आप जो है इनको एकोमोडेट करो। बट उस टाइम पे होम मिनिस्ट्री ने बाकायदा ये चीज़ ठीक है बताई कि वी कांट एकोमोडेट इलीगल माइग्रेंट्स इनटू इंडिया। स्टिल मैनी ऑफ देम वो इंडिया आए है ना, और कई जगह एलिजिडली वो कई जगह इंक्लूडिंग दिल्ली वगैरह में ये माइग्रेंट्स वहाँ पे रह रहे हैं है ना, और इनका इंट्रूजन वहाँ पे है एलिजिडली। फिर क्या हुआ कि सिटीजनशिप एक्ट आया और उसके बाद जो भी इलीगल माइग्रेंट्स इंडिया में थे उनकी डिपोर्टेशन का प्रोसेस जो है शुरू हुआ, खासतौर पे आसाम जैसे एरिया में, बांग्लादेश जैसे एरिया में, और कुछ एक है ना ऐसी गतिविधियां दिल्ली की कुछ कॉलोनियों में भी देखने को मिली। केसेस आए, सुप्रीम कोर्ट में आए, और सुप्रीम कोर्ट में ठीक है ये चीज़ इनफैक्ट पहले ये मणिपुर हाई कोर्ट ने भी इसमें जजमेंट अपनी दी थी, फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट आया। तो सुप्रीम कोर्ट में इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट ये दी कि राइट टू नॉन रिफॉल्वमेंट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट इन इंडिया, सो इट कैन नॉट बी क्लेम्ड बाय एनी पर्सन है ना एज ए मैटर ऑफ राइट। इट इज नॉट ए राइट इन इंडिया। वाई? बिकॉज right to non-refoulement which is provided in international conventions, convention on refugee as well as convention against torture, India has not ratified both of them। क्या इंडिया ने दोनों को साइन नहीं किया है? नो, India has signed the convention against torture but has not ratified it। what does ratification mean? Ratification means कि इंटरनेशनल कन्वेंशन को कैसे लागू किया जाना है, क्या आपके पास इसके लिए कोई लॉ है या नहीं, डोमेस्टिक लॉ है या नहीं, दैट इज रेटिफिकेशन। सिग्नेचर मीन्स आई हैव साइंड इट, रेटिफिकेशन मीन्स आई एम इम्प्लीमेंटिंग इट बाय लॉ। So, Convention Against Torture India has signed but not ratified. Convention on Refugees India has neither signed nor ratified, and there is a protocol related to status of refugee as well। कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजी का एक और प्रोटोकॉल भी है 1968 के आसपास बना, ठीक है, उस कन्वेंशन के उस प्रोटोकॉल को भी इंडिया ने न साइन किया है ना रेटिफाई किया है। सो दिस इज़ द एंटायर स्टोरी। आई होप ये रोहिंग्या क्राइसिस का भी आपको जो रखाइन प्रोविंस में चला हुआ है ना, खासतौर पे देखिए इंडिया के भी वहाँ पे इंटरेस्ट थे, बिकॉज इन रखाइन प्रोविंस देर इज़ अ ह्यूज एरिया जहाँ पे गैस रिजर्व्स है, एंड इंडिया वाज ट्राइंग टू टैप इनटू दैट, लेकिन इट डिड नॉट सक्सीड, मेनली बिकॉज फिर चाइना का एंट्री हो गया, एंड देन रखाइन से लेके चाइना की देर वॉज दिस आई थिंक देर इज दिस वन प्रोविंस ऑफ चाइना है ना, वहाँ से एक पाइपलाइन भी बना रहा है चाइना, ठीक है, एंड देन कलाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट था, सितुए पोर्ट बनाना था। इन सब चीज़ों को लेकर के इंडियन गवर्नमेंट डिड नॉट वांट टू बेसिकली ठीक है नाराज़ नहीं करना चाहते थे वो म्यांमार गवर्नमेंट को, तो इस वजह से चीज़ें जो है ये न्यूज़ में थी। हैविंग कंक्लूडेड दिस पार्ट, अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे कि इंडिया में सिटीजनशिप के बारे में क्या लॉ है। अब की जो चीज़ें हैं इनको बहुत ऊपर से पढ़ना है, हम भी ऊपर से पढ़ेंगे, इसलिए इन चीज़ों को बहुत डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करनी है, पहले ही नहीं करनी है। मैं आपको पहले ही बता दूं क्यों, क्योंकि जो आर्टिकल 6 से लेकर के 9 है वो अब रद्दी है, ठीक है, लगभग रद्दी है। वो एग्जिस्ट सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि जो उस टाइम पे संविधान के लागू होने के टाइम पे जो उस टाइम सिटीजन बने उनसे रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट, लीगल डिस्प्यूट आए, तो एटलीस्ट ये आर्टिकल्स जिंदा हो उनको जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, समझ लो। सो दे आर ऑलमोस्ट कंसिडर देम एज नॉन एग्जिस्टेंट है ना, नॉन इफेक्टिव, क्योंकि अब जितना भी सिटीजनशिप का मैटर है वो सिटीजनशिप एक्ट के थ्रू डील किया जा रहा है, जो अभी हम आगे देखेंगे, जहाँ से हो सकता है पोटेंशियल क्वेश्चन भी वहीं से बने, बट मोस्टली
इन लीगल एस्पेक्ट से नहीं बनेंगे, जहाँ से बनेंगे वो अभी हम आगे कवर भी करेंगे। अभी के लिए ये समझो, पार्ट 2 में जो सिटीजनशिप के बारे में प्रोविज़न है ना, वो आप कुछ कुछ पार्ट्स में बांटो। जैसे पार्ट 5 क्या कहता है कि एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंटली आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जो सिटीजनशिप से रिलेटेड जितने भी कानून हैं, जो सिटीजनशिप से रिलेटेड आर्टिकल है, ये रिपब्लिक डे से पहले, मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले ही लागू हो गए थे। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस वहाँ पे किया भी हुआ है, ठीक है। तो सिटीजनशिप से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो आपके, ठीक है, 26 नवंबर 1949 में ही लागू हो गया था। इसमें यूपीएससी का पीवाईक्यू है, लास्ट ईयर ही उसने सीएपीएफ में ये क्वेश्चन पूछा था, या फिर आई थिंक सीडीएस में। तो सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या ये कहते हैं कि भैया इंडिया के सिटीजन कौन होंगे, ठीक है, एवरी पर्सन हु हैज़ हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हु हैज़ बिन बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, या फिर आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स वर बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और हु हैज़ ऑर्डिनरली बीन रेजिडेंट टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग सच कमेंसमेंट। समझ रहे हो? तो शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो जब आप देखेंगे, है ना, ड्यूरिंग जब जब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने सिटीजनशिप के प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में डाले हुए हैं, आप पाएंगे कि मेजर जो इन्फ्लुएंस है वो जस्ट सोली प्रिंसिपल का है। देयर आर टू प्रिंसिपल्स, यस सोली या फिर यस सेंगुइनिस, दो प्रिंसिपल्स है। जस्ट सोली सॉइल से, है ना, निकलता है सॉइली, दैट मीन्स कि जो पैदा हुआ है सॉइल पे उसको मिलेगी सिटीजनशिप। जो ज़मीन पे पैदा हुआ है, इंडिया की टेरिटरी में अगर पैदा हुआ है, तो जस्ट सोली प्रिंसिपल कहता है कि उसको मिलेगी सिटीजनशिप। सेंगुइनिस कहता है कि अगर डिसेंट से पैदा हुआ है, भले ही वो दुनिया के किसी एरिया में पैदा हुआ हो, किसी दूसरे इलाके में, बट अगर उसका डिसेंट माने कुल वंश इंडियन रहा है, ठीक है, उसके फादर मदर इंडियन रहे हैं, तो उसको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। इस बात पे जब डिबेट किया गया तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में उस वक्त ये सहमति बनी थी कि जस्ट सोली प्रिंसिपल को हम एज ए प्राइमरी प्रिंसिपल मानेंगे। समझ रहे हो? तभी जब आप आगे भी देखेंगे ना इन सारे आर्टिकल्स को, जैसे आर्टिकल 6 आप देखेंगे, ये उन लोगों को कहता है कि जो, है ना, जो अनडिवाइडेड इंडिया में, ठीक है, पैदा हुए हैं और जो इंडिया पाकिस्तान आए हैं, पाकिस्तान से इंडिया आए हैं बिफोर दिस डेट, जो आपने याद नहीं रखनी है ना, जो पाकिस्तान से इंडिया आए हैं, अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, या फिर जिनके पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, जो पाकिस्तान से इंडिया आए दिस पर्टिकुलर डेट से पहले, उनको हम सिटीजनशिप देंगे। आर्टिकल 7 क्या कहता है कि भैया वो जो पहले पाकिस्तान गए, है ना, फिर उन्होंने देख लिया, वहाँ हिसाब किताब देख लिया, और फिर अगेन केम बैक टू इंडिया, उनको हम सिटीजनशिप देंगे। इसी पर्टिकुलर, है ना, देयर वॉज ए पर्टिकुलर डेट जो याद नहीं रखनी है। मैं तभी ये सारे प्रोविज़न स्पेसिफिकली, है ना, कैटेगरिकली यहाँ पे इंटेंशनली ऐड नहीं करके रखे हैं कि, है ना, देर इज़ नो पर्पज़ कि भैया इन डेट्स को आप याद रखो। फिर आर्टिकल 8 क्या कहता है कि सिटीजनशिप टू दोज हु आर रिजाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया बट हुज पेरेंट्स वर बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, है ना, जो उस टाइम पे, इनफैक्ट आप देखेंगे कि 1948 में पंडित नेहरू ही पेड ए विजिट टू सिंगापुर, और वहाँ पे रहने वाले जितने भी, ठीक है, इंडियन जो उस वक्त थे, ठीक है, तो उनको उन्होंने ये प्रॉमिस वहाँ पे अपनी एक स्पीच में किया था कि आप इंडिया आए, है ना, इंडिया आपका है, हम आपका भी स्वागत करते हैं, और आपको हम सिटीजनशिप देंगे। और इस पे बहुत विवाद हुआ था फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कि आपने ऐसे कैसे प्रॉमिस कर दिया, है ना। सो इस चीज़ को लेकर के भी उस टाइम पे ये विवाद हुआ था कि जस्ट सोली को अपनाया जाए या फिर जस्ट सेंगुइनिस को अपनाया जाए। तो आप देखेंगे ऊपर के जितने भी ये प्रोविज़न है मोस्टली जस्ट सोली प्रिंसिपल को ज़्यादा अध्ययर करते हैं। सो आई डोंट थिंक आपको इसमें कुछ रटना है, बस थोड़ा ये याद रखें, एक आइडिया रखें कि किन किन कैटेगरी के लोगों को सिटीजनशिप दी गई। जो इंडिया में पैदा हुए, बिल्कुल, जो इंडिया में पैदा हुए, है ना, अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए, भले पाकिस्तान, भले बांग्लादेश, भले इंडिया, जो कि आफ्टर 1935 वाला अनडिवाइडेड इंडिया था, क्योंकि बिफोर 1935 वाले अनडिवाइडेड इंडिया में आपका म्यांमार भी आता है। समझ रहे हो? तो जो उस अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए, देन दे केम टू इंडिया, है ना, तो हाँ, वो फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है, उनको भी दी गई। देन माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, फिर रिटर्न बैक टू इंडिया, उनको भी दी गई। या फिर जो आउटसाइड ऑफ इंडिया रहते थे लेकिन उनके पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, तो उनको भी दी गई। तो ये सारी जो सिटीजनशिप है टाइप, ये अगर आपको याद रहे तो याद रख लेना, अदरवाइज जो इम्पोर्टेंट बात है
है ना, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए वो ये है कि भैया एनी पर्सन जो भी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप एक्वायर करते हैं वो इंडिया का सिटीजनशिप नहीं होंगे, सीधी बात। सो एनी पर्सन एक्वायरिंग फॉरेन सिटीजनशिप ही कैन नॉट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एज वेल। हाँ, बाय दैट वर्च्यू तो भैया क्या वो इंडिया के प्रेसिडेंट बन सकते हैं? नो। एनी इंडियन सिटीजन हु हैज एक्वायर्ड फॉरेन सिटीजनशिप ही सीजेज टू एग्जिस्ट एज एन इंडियन सिटीजन। दिस इज ठीक है सिंगल सिटीजनशिप का प्रिंसिपल। देन कॉन्टिन्यूस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप कि एवरी पर्सन हु और है ना इज डीम्ड टू बी द सिटीजन अंडर any of the foregoing principle provisions of this part shall subject to the provision of any law that may be made by parliament। बेसिकली ये कह रहा है कि जो भी राइट्स किसी सिटीजन के होंगे उसके लिए पार्लियामेंट अलग से लॉ बनाएगी। फिर उन्होंने सिटीजनशिप एक्ट बनाया। पार्लियामेंट जो है सिटीजनशिप देना या है ना लेना, किस तरीके से किसी को सिटीजनशिप दी जाए, एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, उसके रिगार्डिंग भी वो लॉ बनाएंगे। तो उन्होंने लॉ बनाया, क्या बनाया? सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे, है ना। इस पे आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ये भी हमने नहीं उतने डिटेल में नहीं जानना है कि कौन सी ईयर से पहले अगर कोई इंडिया में पैदा हुआ हो तो वो बर्थ में हो, बिकॉज आपके लक्ष्मीकांत में बहुत इसमें भाग बसड़ करके रखी हुई है। डोंट रिमेंबर। जो चीज़ याद रखने लायक है इसमें से इन क्लॉजेज में वो ये कि किन को सिटीजनशिप नहीं मिलनी है, समझ रहे हो। तो मेन फोकस हमारा वही होगा। अब एक एक ये भी देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लगा करके देखिए। लेट मी टर्न ऑन द लाइट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि रोहिंग्याज हैव बीन कंसिडर्ड एज इलीगल फॉरेनर्स इन इंडिया। ओके, इलीगल माइग्रेंट्स also have right to life and personal liberty under Article 21 of the Constitution. Okay. Then Citizenship Act 1955 defines illegal migrants in India. बताइए जरा कितने स्टेटमेंट। Does it define the illegal migrant? Yes. Answer 3 is correct. Rohingyas, yes, they are illegal migrants, illegal foreigners in India. नंबर 2 कि जो illegal migrants है Article 21 which is available to the persons, not to the citizens. Not only to the citizens, they are available to the persons. That means Article 21 जो भी लीगल पर्सन होगा, ठीक है, भले वो इंडियन हो भले वो फॉरेनर हो, नो वंस राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी कैन बी डिप्राइव्ड विदाउट द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। ठीक है, तो दैट मीन्स कि उनको भी ये अवेलेबल है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। Then Citizenship Act 1955 defines illegal migrants in India. Yes. Illegal Rohingya, देखिए ये ये बेसिकली सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को रोहिंग्या केस में ये बात बताई थी कि रोहिंग्याज वी रिकॉग्नाइज देम एज इलीगल माइग्रेंट्स, सो वी आर नॉट बाउंड टू कीप देम इन इंडिया। समझ रहे हो। तो इसके लिए बकायदा ये देखिए एक अलग से रोहिंग्या इलीगल फॉरेनर्स अलग से MHA की एक नोटिफिकेशन भी निकली थी, समझ लो। तो डिटेंशन सेंटर में बहुतों को डाला भी था। बात आती है कि क्या सिटीजनशिप एक्ट इवन मेंशन करता है टर्म इलीगल माइग्रेंट को? यस। ये जो टर्म है इलीगल माइग्रेंट इंडिया में, ये 2004 में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट आया, ठीक है, उसके थ्रू एक टर्म ऐड की गई इलीगल माइग्रेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली सिटीजन और नॉन सिटीजन्स को जो इंडिया में NRC, ठीक है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, इसका भी जो प्रोविज़न है वो इसी अमेंडमेंट के थ्रू उस टाइम पे डाला गया था कि इंडिया में एक नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्रिएट किया जाए, एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन क्रिएट किया जाए, है ना। इनफैक्ट उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी सेपरेटली बनाने का भी प्रोविज़न है। आगे हम वो सारी चीज़ें देखेंगे। अभी के लिए ये समझो कि येस, इलीगल माइग्रेंट टर्म it is not mentioned in the constitution but mentioned in citizenship act। ठीक है, was it there in the original act? no। 2004 में अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद ये है ना 2003 में 4 में आई थिंक, है ना, ये जो अमेंडमेंट हुआ उसके बाद ये टर्म इसमें ऐड की गई और ये डिफाइन करती है इलीगल माइग्रेंट कौन होंगे। नंबर 1, जो बिना वैलिड पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट के इंडिया आएंगे। नंबर 2, जो आए तो वैलिड पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट के थे लेकिन जो उनकी टर्म है, जो टेन्योर उनको इशू किया गया, ठीक है, उस टर्म के बियॉन्ड चल करके वो इंडिया में अगर रह रहे हैं तो वो। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि
2019 में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, उसके तहत एक प्रोविज़न लाया गया। क्या? वो ये कि एनी पर्सन बिलोंगिंग टू दीज कम्युनिटीज, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी या क्रिश्चियन, सिर्फ इन, है ना, इन 6 कम्युनिटीज़ का उसमें जिक्र है। ये प्रोविज़न अभी लाया गया है सिटीजनशिप एक्ट में कि इन 6 कम्युनिटीज से जो लोग बिलोंग कर रहे हैं, कौन कौन कंट्री से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। इसमें म्यांमार नहीं है, इसमें, हाँ, इसमें श्रीलंका नहीं है, ठीक है, इसमें कोई और कंट्री नहीं है, सिर्फ इन 3 कंट्रीज़ में अगर वो यहाँ से आए हुए हैं, हु एंटर्ड इनटू इंडिया बिफोर 31st डे ऑफ दिसंबर 24, है ना, मतलब 2014 से पहले इन 6 कम्युनिटीज़ से और इन 3 कंट्रीज से बिलोंग करने वाले जो जो सिटीजन, जो जो उनके पर्सनस हैं, वो अगर इंडिया आए हुए हैं, ठीक है, सो हु हैज़ बीन एग्जेम्प्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर क्लॉज सी, ये आगे हम देखेंगे पासपोर्ट एक्ट वगैरह वगैरह वगैरह, इनको हम इलीगल माइग्रेंट फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इनके लिए रिलैक्सेशंस दी गई, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या इनकी सिटीजनशिप की रिलैक्सेशन थी, टर्म टेन्योर वगैरह, इन सब चीज़ से रिलेटेड। क्लियर? अभी के लिए ये चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इलीगल माइग्रेंट, इलीगल रोहिंग्या, ये न्यूज़पेपर में बहुत, ठीक है, बहुत अपीयर हो भी रहे थे। ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करके देखिए, है ना। आपके इसमें हो सकता है टाइम लग जाए, 2-3 मिनट लग सकते हैं इस एक क्वेश्चन को इवन इंटरप्रेट करने के लिए, है ना। तो अपना टाइम लीजिए, पॉज कीजिए। मैं तो डायरेक्टली, आपको मालूम है कि टाइम बचाने के लिए मैं पढ़ूंगा ही डायरेक्टली, कि चाइल्ड born to an American couple in plane registered in India, in the Indian aerospace of UK. Sorry, a child born to American couple in a plane registered in India in the aerospace of UK will be entitled for Indian citizen by birth. अगली की प्लेन रजिस्टर्ड इन इंडिया। देखो स्टेटमेंट क्या कह रही है, पहली स्टेटमेंट कि कपल है अमेरिका का, जिस प्लेन में बच्चा पैदा हुआ वो इंडिया में रजिस्टर्ड है, और जिसके एरोस्पेस में वो, है ना, पैदा हुआ वो यूके का रजिस्टर्ड है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, क्योंकि अगर आपने सिटीजनशिप एक्ट का एक क्लॉज पढ़ा होगा तो आप एकदम से पकड़ लेंगे कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत, क्या उसको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी बाय बर्थ। नेक्स्ट, अ चाइल्ड बॉर्न टू यूएस कपल अगेन इन इंडियन एरोस्पेस, ठीक है, इन एन एरोप्लेन रजिस्टर्ड इन यूके विल बी एंटाइटल्ड फॉर इंडियन सिटीजनशिप। अब क्या कह रहा है, दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कपल फिर से यूएस का है, लेकिन एरोस्पेस इंडिया का है इस बार, और जो यूके, है ना, और हाँ, जो एरोप्लेन है लेकिन वो यूके में रजिस्टर्ड है, क्या उसको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी? देन अ चाइल्ड बॉर्न टू इंडियन कपल इन यूएस एरोस्पेस इन यूएस रजिस्टर्ड एरोप्लेन विल बी एंटाइटल्ड फॉर इंडियन सिटीजनशिप। तो बताइए ज़रा, ठीक है, इनमें से कौन सी, हाँ ठीक है, इंडियन, यहाँ सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप लिखा हुआ है, यहाँ ये नहीं लिखा हुआ है कि बाय बर्थ या बाय डिसेंट। तो ये इस चीज़ को बहुत टेक्निकली लीजिएगा, बहुत ही टेक्निकली, ठीक है, कि काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन ऐसे बना के किया हुआ है ताकि क्लैरिटी मिले इस चीज़ पे भी। सो आंसर इज 1 and 3 ओनली। यस, एक बात ये समझ लेना स्पेसिफिकली इसमें, ठीक है, एक, मतलब एक इशू आता है। अब मान लो बच्चा जस्ट सोली, जस्ट सेंगुइनियस, आप कह तो रहे हैं भाई, उस बच्चे का क्या, मान लो अगर वो किसी के स्पेस में पैदा हुआ हो, है ना, मान लो जैसे स्पेस फ्लाइट आजकल चल रही है, कोई चला गया, हालांकि ऐसा नहीं होता है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, दिस इज़ अ वेरी रेयर केस, वेरी रेयर केस। इंटरनेशनली देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल कि अगर एरोस्पेस में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसको कौन सी कंट्री सिटीजनशिप देगी। फॉर एग्जाम्पल, देर इज़ नो सच लॉ इन इंडोनेशिया। In Indonesia, if you want to get a citizenship, you have to be a normal resident of Indonesia for 5 years, है ना, अदरवाइज नो चांस, नो चांस। अगर उनके रजिस्टर्ड, आप प्लेन वगैरह में भी अगर वहाँ पे वो ट्रैवल कर रहे हैं, दे डोंट गिव सिटीजनशिप वेरी इजीली। समझ लो बात को, देयर इज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, बट विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, अगर मान लीजिए, ठीक है, जो जो लॉ है इसके रिगार्डिंग इंडिया में, लॉ कहता है कि अगर मान लीजिए फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट अ पर्सन बॉर्न अबोर्ड, ठीक है, अबोर्ड माने किसी भी शिप में, एयरक्राफ्ट में, या किसी भी और चीज़ में, रजिस्टर्ड शिप और एयरक्राफ्ट में, किसी भी तरीके के, इस तरीके के, ठीक है, एयरक्राफ्ट वगैरह में कोई पर्सन अगर बॉर्न होता है, इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन बॉर्न इन द प्लेस इन विच द शिप और एयरक्राफ्ट हैज वॉज रजिस्टर्ड।
दैट मीन्स कि मान लीजिए अगर कोई एयरक्राफ्ट यूएसए में रजिस्टर्ड है, यूएसए का एयरक्राफ्ट है, अगर अनरजिस्टर्ड शिप है या फिर गवर्नमेंट की अनरजिस्टर्ड शिप है ना, गवर्नमेंट, क्योंकि जो डिफेंस की शिप्स होती हैं वो कहीं वो ऐसे सिविल अथॉरिटीज़ में रजिस्टर नहीं करते हैं, तो अगर गवर्नमेंट की अनरजिस्टर्ड शिप है या फिर अगर सिविल की कोई रजिस्टर्ड शिप वगैरह एयरक्राफ्ट वगैरह है, तो जिस जिस कंट्री में वो रजिस्टर्ड है उस कंट्री माना जाएगा कि उस शिप में, उस एयरक्राफ्ट में पैदा हुआ व्यक्ति उस कंट्री में पैदा हुआ है। दैट मीन्स भले वो इंडिया का हो, यूके का हो, अगर वो एयरक्राफ्ट यूएसए में रजिस्टर्ड है दैट मीन्स कि वो यूएसए की सॉइल में पैदा हुआ है। अगर वो इंडिया में रजिस्टर्ड है तो दैट मीन्स वो इंडिया की सॉइल में पैदा हुआ है। दिस इज द क्लियर कट लॉ। समझ रहे हो बात को? तो इस प्रिंसिपल को देखते हुए ये स्टेटमेंट सही आती है। एरोस्पेस, कहाँ के एरोस्पेस में वो पैदा हो रहा है ये मैटर कर ही नहीं रहा है। तो इंडियन एरोस्पेस में पैदा होना, फॉरेन जेट में, फॉरेन एयरक्राफ्ट में, दैट डज नॉट गिव यू द राइट टू क्लेम इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ। समझ रहे हो? बाय बर्थ आप उसे क्लेम नहीं कर सकते। बाय रजिस्ट्रेशन यू कैन क्लेम, है ना, बाय अदर मीन्स, बाय नेचुरलाइजेशन यू कैन क्लेम, है ना, आफ्टर फॉलोइंग ए सर्टेन प्रोसीजर, बट नो, नॉट बाय बर्थ, है ना। अब अगली बात कि चाइल्ड बॉर्न टू एन इंडियन कपल इन यूएस एरोस्पेस इन यूएस रजिस्टर्ड एरोप्लेन विल बी एंटाइटल्ड फॉर इंडियन सिटीजनशिप। तो भाई ऐसा कैसे होगा? क्योंकि यूएस रजिस्टर्ड है अब की बार प्लेन, क्योंकि भैया यहाँ लिखा है सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप, आगे बाय बर्थ नहीं लिखा हुआ है। बाय डिसेंट तो ले सकता है, क्यों? क्योंकि कपल इंडियन है, दोनों इंडियन है। दैट मीन्स वंश के आधार पे वो क्लेम कर सकता है इंडियन सिटीजनशिप। समझ रहे हो? वंश के आधार पे वो क्लेम कर सकता है इंडियन सिटीजनशिप। बट देन अगेन उसे मान लो अगर वो इंडियन भी और यूएस सिटीजन, क्योंकि यूएस में तो डुअल सिटीजनशिप वो अलाउ करते हैं, तो मान लीजिए उसे दोनों सिटीजनशिप्स मिल गई, है ना, वहाँ पे भी मिल रही हो बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न इन देयर सॉइल, एंड इंडिया में भी अगर मिल रही हो बाय वर्च्यू ऑफ डिसेंट, तो 18 साल के होते ही उसको ये डिसाइड कर देना पड़ेगा कि उसको तब यूएस सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, विद इन आई थिंक पीरियड ऑफ 6 मंथ्स और 1 ईयर। आगे हम अभी स्टडी करेंगे उसको, ठीक है, क्योंकि देर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन विद रिस्पेक्ट टू दिस एज वेल। अब देखो ये वो इंटरनेशनल लॉ का है ना, राइट टू सॉइल, है ना, राइट जस्ट सैंग्विनिस जस्ट सोली, ये सारे प्रिंसिपल्स हैं जो इंटरनेशनल लॉ में मिलते हैं। हालांकि ये बहुत रेयर केस है, ऊपर रेयर सिनारियो है, बट ये एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है, वेरी नेग्लेक्टेड क्लॉज, जिसको मुझे लगा कि हाँ उस पर, है ना, ये सिटीजनशिप एक्ट में ये कवर होना चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप ऑन इन इंडिया ऑन जस्ट सोली बेसिस, मतलब बाय बर्थ के बेसिस पे। द पर्सन बोर्न टू एनिमी एलियन इज नॉट एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप बाय बर्थ। अगला, अ पर्सन पेरेंट्स वर है ना, if a person's parents were illegal migrants at the time of his or her birth, the citizenship by birth cannot be claimed. Next, a person born to foreign envoys on Indian soil cannot claim citizenship by birth. Yes, आपको इनमें से कोई चीज़ भाई लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगी, मैं आपको ये अभी लिख के देता हूँ। बहुत कम स्टेटमेंट्स ऐसे मिलेगी जो लक्ष्मीकांत में है, और लेकिन ये काम की चीज़ें हैं। वाई? एनिमी एलियन की सिटीजनशिप, है ना, इलीगल माइग्रेंट, ये चीज़ें न्यूज़ में लगी रहती हैं। अगर ये चीज़ कवर नहीं करी और वो रट्टा कवर किया तो है ना, आपने कुछ कवर नहीं किया, ट्रस्ट मी। सो आंसर इज 3, ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, एक कोई भी पर्सन जो एनिमी एलियन के साथ, है ना, एनिमी एलियन, ठीक है, जो रहा हो, एनिमी कंट्री से रिलेटेड हो उसके पेरेंट्स, ठीक है, और भले ही वो इंडिया में पैदा हुआ है तो उसको सिटीजनशिप बाय बर्थ नहीं मिलेगी। इफ़ अ पर्सन पेरेंट्स आर इलीगल माइग्रेंट्स, फॉर एग्जाम्पल रोहिंग्या, तो उसके बच्चे भले वो इंडिया में पैदा हुए हैं उनको भी सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। और अगर कोई फॉरेन एनवाय है या फिर कोई भी ऐसा पर्सन है ना, जिसे किसी फॉरेन सोवरेन ने वो पावर्स दे रखी है जो किसी एनवाय को दी जाती है, एनवाय हु इज डेप्यूटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो वो पावर किसी को भी अगर दे के रखी हुई है तो उसके द्वारा पैदा किया हुआ बच्चा भी, उसको भी वो सिटीजनशिप बाय बर्थ नहीं मिलेगी। एक्चुअली ये है प्रिंसिपल। नहीं याद रखना है डेट, नहीं याद रखना है ये भी डेट, ठीक है, कुछ आपको याद नहीं रखना है। इनफैक्ट हो सके तो आप, है ना, क्योंकि 2004 के अमेंडमेंट के बाद, ये सॉरी 2003 के अमेंडमेंट के बाद जो 2 क्लॉज ये डाले गए कि भैया इसके बाद, इस अमेंडमेंट के बाद अगर आपको बाय बर्थ इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए तो या तो दोनों पेरेंट्स आपके सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, या फिर वन ऑफ हुज पेरेंट इज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड अदर इज नॉट एन इलीगल माइग्रेंट एट दैट टाइम।
समझ लो। दैट मीन्स कि अगर एक भी पेरेंट आपका इलीगल माइग्रेंट है, एक भी पेरेंट, तो आपको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। अगर स्टेटमेंट ये भी बन जाए तो याद रखना, भले ही आपका एक पेरेंट इंडियन सिटीजन हो, भले ही इंडियन सिटीजन हो एक पेरेंट, बट अगर एक पेरेंट भी आपका इलीगल माइग्रेंट निकला तो आपको सिटीजनशिप उस वक्त भी नहीं मिलेगी। इस क्लॉज को आप याद रख सकते हैं। क्लियर? ये एक ठीक है, याद रखने लायक क्लॉज है। Why? Because there was a lot of tussle with regarding with respect to this clause. आप देखेंगे कि इन आसाम जब वो नेशनल जब वो एनआरसी प्रिपेयर किया जा रहा था 2021 2022 में, ऐसी बड़ी खबरें थी। इनफैक्ट इंडियन आर्मी के एक्स ऑफिसर्स, 2-3 एक्स ऑफिसर्स, उनको इलीगल माइग्रेंट डिक्लेयर कर दिया गया था। ऑन व्हाट ग्राउंड? दिस ग्राउंड। समझ रहे हो? तो देन देखिए, अ पर्सन शेल नॉट बी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ दिस सेक्शन इफ एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ आइदर ऑफ हिज फादर और मदर पोजेसेस सच इम्यूनिटी। ये है वो क्लॉज। किसी के भी पास अगर ऐसी इम्यूनिटी या ऐसी अथॉरिटी दी गई है जो किसी फॉरेन सोवरेन पावर ने दी हो, सिंपली पुट इट, अगर वो एनवॉय है इंडिया का, है ना, मतलब किसी फॉरेन कंट्री का एनवॉय है, दूत है भारत में, तो भले ही वो अगर उसका बच्चा भारत में पैदा होता है, उसको भी सिटीजनशिप इंडिया की नहीं मिलेगी, क्योंकि वो दूत है। हिज फादर और मदर इज एनिमी एलियन, है ना, तो उनको भी नहीं मिलेगी। सीधी बात यह है, नो बकवास। फिर देखिए, सिटीजनशिप बाय डिसेंट, इतना बड़ा फंडा है, नहीं याद रखना है। ये याद रख लो कि हाँ, वंश के आधार पे भी सिटीजनशिप मिलती है, लेकिन एटलीस्ट कुछ बातें इससे भी ध्यान में रखनी है कि वंश के आधार पे किन को नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि सिटीजनशिप बाय डिसेंट विल बी प्रोवाइडेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, इस टाइप से वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं। क्लियर? हाँ, एक अगली बात ये कि जो हमने ऊपर देखा ना कि विद इन 1 ईयर, वही जो मैंने कहा कि विद इन 1 ईयर अगर कोई भी ऐसा, मान लीजिए, है ना, मान लीजिए ऐसा कोई बच्चा है जो पैदा हुआ हो, है ना, वो इन क्लॉजेस को अगर फुलफिल करता है, ठीक है, अगर आइदर ऑफ हिज पेरेंट इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, तो वो बाय डिसेंट जो है वो इंडिया की सिटीजनशिप के लिए जो है एलिजिबल हो जाता है ना। हिज लेकिन his birth should be registered in Indian consulate within 1 year of the occurrence of the commencement of this act, है ना, whichever is later with the permission of central government. His father at the time of his birth serves under the government of India, etc etc। ये कुछ मतलब अलग क्लॉजेज हैं। सिंपल बात ये है कि फॉरेन में अगर पैदा हुआ हो, अगर उसको बाय डिसेंट अगर इंडियन सिटीजनशिप चाहिए, तो विद इन 1 ईयर उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, या फिर 1 ईयर के बाद भी करवा सकते हैं, बट उसके लिए फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पेशल परमिशन चाहिए। ठीक है। अगली बात, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नो सच बर्थ शैल बी रजिस्टर्ड अनलेस द पेरेंट्स ऑफ सच पर्सन डिक्लेयर इन सच फॉर्म, वगैरह वगैरह वगैरह। A minor who is a citizen of India by virtue of this section and is also having citizenship of other country, तो विद इन 6 months, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, देखो रजिस्टर होना चाहिए विद इन 1 ईयर, और जैसे ही वो 18 साल का हुआ, मान लो अगर वो माइनर है अभी और उसके पास दोनों कंट्री की सिटीजनशिप है, तो जैसे ही वो 18 साल का हुआ, फुल एज अटेन करने का मतलब इंडियन लॉ में 18 साल का होना है, जैसे ही 18 साल का हुआ उसको चूज करना पड़ेगा कि कौन सी सिटीजनशिप उसको रिनाउंस करनी है ना, विद इन 6 months ऑफ अटेनिंग द 18 years ऑफ एज। क्लियर? दिस इज अबाउट सिटीजनशिप बाय डिसेंट। ये ऊपर वाला बस ये क्लॉज याद रखना है कि 1 साल के अंदर रजिस्टर करो, 6 महीने के अंदर डिसाइड करो। क्लियर? यहीं से सवाल वो बनाएगा, बाकी नहीं बनाएगा। नेक्स्ट, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन माने जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कैन ओपन अ पोर्टल टू अ सर्टेन कैटेगरी ऑफ पीपल, जिनको सरकार माने कि हाँ दे आर द पर्सन्स ऑफ ट्रस्ट, उनको अगर सिटीजनशिप वो देना चाहे सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो है ना, किसी भी तरीके से एप्लीकेशन उनसे मांग सकती है कि हाँ, दोज हु वांट टू अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप दे कैन अप्लाई इन ए सर्टेन फॉर्मेट, और हम उसको फिर देखेंगे, अगर हमें लगा तो आपको सिटीजनशिप हम दे देंगे। ठीक है। तो नॉर्मली सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन भी दी जा सकती है, लेकिन इलीगल माइग्रेंट्स को नहीं मिलेगी। समझ रहे हो इस बात को? ये सारी जो इलीगल माइग्रेंट्स जितनी भी टर्म्स है, ये स्पेसिफिकली 2003 वाले अमेंडमेंट में लाई गई है। इससे पहले ये टर्म्स नहीं थी। क्लियर? सो है ना, एक्ट इफ ही बिलोंग्स टू एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, किन किन को भैया? अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज ऑर्डिनरीली रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 7 ईयर,
उसको ऑर्डिनरीली इंडिया का रेजिडेंट होना पड़ेगा 7 साल के लिए, है ना। अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन who is ordinarily resident of any country or place outside undivided India. That means अगर ऐसा पर्सन जो एप्लीकेशन दे रहा है अगर वो पाकिस्तान या बांग्लादेश से है तो वो बाय रजिस्ट्रेशन उसको आप ठीक है सिटीजनशिप नहीं देंगे। ऑर्डिनरी रेजिडेंट वो होना चाहिए आउटसाइड ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया ओनली, मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश से तो बाहर ही होना चाहिए। क्लियर। अगला, अ पर्सन हु इज़ मैरिड टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। ये देखो ये ब्यूरोक्रेट्स कितना बढ़िया खेलते हैं, इन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश स्पेसिफिकली है ना मेंशन करने के बजाय मेंशन कर दिया अनडिवाइडेड इंडिया, ताकि लीगल पास्ट उस तरीके से वो इसमें उड़ेल पाए। अ पर्सन हु इज़ मैरिड टू सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 7 ईयर्स। दैट मीन्स अगर वो इंडिया के किसी सिटीजन है ना किसी सिटीजन से मैरिड है और वो 7 साल तक इंडिया में ऑर्डिनरीली रह रही है, ऑर्डिनरी रहने का मतलब कोई केस वेस उसका उतना ज़्यादा पचड़ा नहीं है, या फिर कोई भी माइनर चिल्ड्रन हो जो पर्सन है ना जो कि इंडियन सिटीजन के आगे ठीक है बच्चे हो, वो भी बाय रजिस्ट्रेशन, माइनर चिल्ड्रन तो बाय रजिस्ट्रेशन बाय डिसेंट, और अगर वो इंडिया में पैदा हुआ है तो बाय बर्थ उनको सिटीजनशिप मिल जाती है ना। ये डी क्लॉज इसमें ये देखिए डुप्लिसिटी इसलिए आ रही है क्योंकि अगर मान लीजिए ये माइनर चिल्ड्रन वाला यहाँ नहीं डाला होता तो लोग चले जाते सुप्रीम कोर्ट कि भाई रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से इनको बाहर कैसे कर सकते हैं आप, एक्सक्लूड कैसे कर सकते हैं इसको, कौन से ग्राउंड पे। तो इसलिए सब चीज़ें आपको मिलेगी, इसमें बहुत डुप्लिसिटी है इस पूरे एक्ट में, इसलिए हम ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं। याद क्या रखना है, बाय डिसेंट अगर आपको सिटीजनशिप चाहिए तो विद इन 1 ईयर ऑफ बर्थ रजिस्टर करो और 6 महीने 18 साल के होते ही 6 महीने के अंदर फिर डिसाइड करो कि किसकी आपको सिटीजनशिप अपने पास रखनी है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन के थ्रू करनी है रजिस्ट्रेशन के थ्रू तो 7 साल तक ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडिया के बने रहो, है ना। ये 7 साल वाली रिलैक्सेशन होगी माइनर चिल्ड्रंस के लिए, बाकी है ना बाकी आप 7 साल तक बने रहो। नेक्स्ट, नो पर्सन हु हैज़ रिनाउंस्ड और हैज़ बीन डिप्राइव्ड ऑफ इंडिया। एक और बात, अगर किसी आदमी ने इंडियन सिटीजनशिप पहले छोड़ दी या फिर इंडियन सिटीजन से उसे डिप्राइव कर दिया गया हो, ठीक है, तो उसे नॉर्मली इंडियन सिटीजनशिप फिर से नहीं मिलेगी। क्या कभी नहीं मिलेगी? नो। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कभी ऑर्डर बीच में पास करे तो मिल सकती है। फिर आता है एक सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन इज अबाउट सर्टेन क्वालिफिकेशंस, ठीक है, अबाउट सर्टेन सॉरी ठीक है अबाउट सर्टेन रिक्वायरमेंट्स दैट आर लीगल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। Naturalization is basically related to certain category of people who are qualified in a certain है ना in a certain section, I mean किसी भी तरीके के कुछ कामों में वो क्वालिफाइड है, स्पेशल क्वालिफिकेशन अगर उनकी रहती है तो उसके लिए सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन इंडिया में रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो साइंस फिलोसफी आर्ट लिटरेचर वगैरह में वर्ल्ड पीस वगैरह में इनका कोई बड़ा रोल रहा हो, वो इंडिया का सिटीजन बनना चाह रहा हो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन गिव सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। दे विल बी नेचुरलाइज्ड इनटू इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है। बाय नेचर ये मान लिया जाएगा कि दे आर नेचुरल सिटीजन ऑफ इंडिया। क्लियर। दूसरी बात, मान लो अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ठीक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर एम्प्लॉयड इंडिया में रहे हो, इस तरीके के देखो थर्ड शेड्यूल में नेचुरलाइजेशन के रिगार्डिंग एक बड़ी डिटेल दी गई है कि इस कैटेगरी के लोगों को, फॉर एग्जांपल अगर 8th शेड्यूल में मेंशन्ड किसी लैंग्वेज को वो अच्छे से जानते हो, उसमें वो एक्सपर्ट हो, समझ लो, मतलब इस तरीके की एक बड़ी लिस्ट दे के रखी है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना, साइंस आर्ट फिलोसफी लिटरेचर का एक्सपर्ट होना, एक बड़ी लिस्ट वहाँ पे दे के रखी हुई है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो पूछेगा, या फिर एक ये भी कि इफ़ दैट पर्सन इज़ अ पर्सन ऑफ ऑनेस्टी, ये भी उसमें क्लॉज दिया गया है, थर्ड शेड्यूल में ये क्लॉज इसमें दिया गया है। मुझे वो डालना उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा, इसलिए स्पेसिफिकली कि भैया ये 3-4 पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रख सको तो यहाँ से सारा चीज़ बन जाएगा, है ना। अगली बात कि मान लो इंडिया ने कहीं अटैक कर दिया किसी टेरिटरी पे, वो टेरिटरी को हथिया लिया, फिर वहाँ के लोग किसके सिटीजन रहेंगे, क्या इंडिया के या फिर उसी पुरानी कंट्री के? नो। तो ये कहता है कि ऑफिशियल गैजेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस केस में एक नोटिफिकेशन जारी करेगी कि हमने जो है नई टेरिटरी एक्वायर की हुई है कहीं अटैक करके, है ना। मान लो पाकिस्तान पे अटैक कर लिया तो आधा उधर से ले लिया, कुछ चाइना से ले लिया, ये मैं 47 की बात कर रहा हूँ, 2047 की, तो मान लो ऐसा हो गया
तो ऐसा है कि ऑफिशियल गैजेट में स्पेसिफिकली नोटिफाई करके, और जिस दिन वो नोटिफिकेशन निकलेगी उस दिन के बाद से वहाँ के सारे बाशिंदे भारत के बाशिंदे माने जाएंगे, पंछी नहीं, बाशिंदे। नेक्स्ट, द टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, कि भैया सिटीजनशिप जो है टर्मिनेट कैसे होगी। पहला, आप अपनी इच्छा से रिनाउंस करो, इच्छा से आप रिनाउंस कर सकते हैं सिटीजनशिप, डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी टू प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी, इच्छा से आप अपनी भारत की सिटीजनशिप छोड़ सकते हैं। लेकिन सरकार ये डिक्लेरेशन जरूरी नहीं है, वो आपको पूछेगा कि क्या सरकार को जरूरी तौर पे ये डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द गवर्नमेंट इन वन केस। क्या, अगर मान लो भारत सरकार कहीं वॉर में इंडल्ज्ड है तो उस टाइम पे जरूरी नहीं है भारत सरकार इसको एक्सेप्ट करे, नो, है ना। तो क्योंकि ये प्रिज्यूम कर लिया जा सकता है कि मान लो भारत का कोई न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, उसको कैप्चर कर लिया पाकिस्तान ने बोला, उसको प्रेशर डाला कि इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ दे, हमारा बन जा, है ना। तो उस केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मे और मे नॉट एक्सेप्ट इट। समझ लो बात को, है ना। अगली बात कि मान लो ऐसा हुआ कि दो जो माँ बाप थे दोनों का दिमाग खराब हो गया, उनने इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ दी, बच्चे की क्या गलती थी यार, वो तो माइनर है। तो भाई ऐसे केस में माइनर तो, है ना, माइनर इंडिया का सिटीजन बना रह सकता है ना। सॉरी, हाँ, माइनर की भी सिटीजनशिप चली जाएगी, लेकिन विद इन 1 ईयर आफ्टर अटेनिंग द फुल एज, अगर वो इंडिया की सिटीजनशिप फिर से लेना चाहे, मतलब 18 साल के होने के ठीक 1 साल के अंदर अगर वो ये डिक्लेयर कर दे कि मैं इंडिया की सिटीजनशिप फिर से लेना चाहता हूँ, तो उसको वो मिल जाएगी। अदरवाइज जब तक वो माइनर है भाई तब तक उसकी सिटीजनशिप गई। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। तो जो भारत सरकार है वो किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की सिटीजनशिप जो है टर्मिनेट भी कर सकता है ना। अगर अगर उन्हें लगता है कि किसी भी पर्सन की नेचुरलाइजेशन या रजिस्ट्रेशन से या फिर अदरवाइज अगर किसी ने सिटीजनशिप इंडिया की एक्वायर कर रखी है, ठीक है, या फिर किसी है ना ऐसे आदमी ने अगर किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ले ली तो उसकी सिटीजनशिप जो है टर्मिनेट हो जाएगी। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजन है ना, ही सीजेस टू एग्जिस्ट एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। लेकिन यहाँ फिर से वो वॉर वाली बात है कि भैया अगर ऐसा कोई आदमी उस टाइम पे सिटीजनशिप छोड़ता है जब इंडिया वॉर में हो, तो जो है गवर्नमेंट, है ना, हाँ, डायरेक्ट कर सकती है कि नहीं नहीं इसकी हम जो है टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं सिटीजनशिप, बिकॉज हिज, है ना, हिम एक्वायरिंग द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री कैन बी अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ फोर्स, नॉट अ वॉलेंट्री, है ना। हाँ, तो हो सकता है वो बोनाफाइड वॉलेंट्री ना हो। अगली बात, डेप्रिवेशन ऑफ सिटीजनशिप। टर्मिनेशन माने कि भैया डी, है ना, डिफॉल्ट तरीके से आपको जो है टर्मिनेट कर दिया गया है। डिप्रिवेशन माने इंटेंशनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ कारणों की वजह से किसी को सिटीजनशिप से डिप्राइव कर दिया। तो डिप्रिवेशन के रिगार्डिंग क्या लॉ है, इनसे यहाँ से वो सवाल पूछ सकता है। पहली बात, मान लो अगर उसने सिटीजनशिप फ्रॉड से की हो, फ्रॉड से ली हो, है ना, किसी भी तरीके से, और सरकार को बाद में ये पता चल जाए, तो उसे सिटीजनशिप से डिप्राइव कर दिया जा सकता है, निरस्त कर दी जा सकती है सिटीजनशिप। दूसरा, अगर उसने कोई भी ऐसी स्पीच दी हो, वर्बल और नॉन वर्बल, कोई भी ऐसा उसने जेस्चर दिया हो जो कि भारत के संविधान के खिलाफ हो, तो भी। अगला, कि ड्यूरिंग वॉर कोई भी ऐसा सिटीजन जो किसी भी, है ना, जो इस्टेब्लिश्ड तौर पे किसी भी एनिमी, है ना, एनिमी पार्टी के साथ अनलॉफुली एंगेज रहा हो, उसकी भी गई। अगला, कि विद इन 5 ईयर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन, अगर भाई उसको 2 साल से ज़्यादा की जेल होगी ना, मान लो भारत में उसको सिटीजनशिप मिल गई रजिस्ट्रेशन से या नेचुरलाइजेशन से, अगर वो, देखो, अगर तो बॉर्न सिटीजन है तो अलग बात है, अगर उसको है ना, या फिर अगर वो डिसेंट से मिली हुई है, मतलब वंशानुकूल अगर उसको सिटीजनशिप मिली है तब भी अलग बात है। बट अगर उसने रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन से, है ना, अगर उसने इन 2 तरीक़ों से सिटीजनशिप ली है और 2, है ना, और 5 साल के अंदर ही उसने कुछ ऐसा कांड कर लिया कि 2 साल से ज़्यादा की सज़ा उसको मिल गई, 2 ईयर। ये हम आरपीए एक्ट के रिगार्डिंग भी पढ़ेंगे, सेक्शन 6, जब उसको अच्छे से पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट बाद में, ठीक है। तो जो 2 साल की है, ठीक है, 2 साल से ज़्यादा अगर उसकी कोई सज़ा उसको मिल गई, तो भैया
तो भी उसकी सिटीजनशिप गई, है ना। बाकी तो ऐसा है कि ठीक है, आई डोंट थिंक कि बाकी इसमें कोई और क्लॉजेज हैं, क्योंकि इसमें बहुत लंबी लिस्ट ऑफ क्लॉज हैं, तो मैंने वो पूरे नहीं ऐड किए। बट इन एटलीस्ट ये याद रखना 2 साल है, ये तो याद रह ही जाएगा क्योंकि वॉर वॉर इतना पढ़ लिया। ये याद रखना, क्योंकि देखो जब भी कोई सिटीजन, देखें जब भी कोई इंडिया का सिटीजन बनता है, इट इज़ ज्यूम्ड कि ही विल अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, समझ रहे हो। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, एक इंपॉर्टेंट बात, लेकिन मान लो कभी भी अगर डिप्राइव करना हो सरकार को सिटीजनशिप से, तो भैया उसके पास ये राइट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये ड्यूटी बनती है कि ऐसे पर्सन को जिसे डिप्राइव किया जा रहा हो उसको रिटर्न में एक नोटिस वो राइटिंग में इन्फॉर्म करे कि भैया क्यों डिप्राइव किया जा रहा है, और उसको हियरिंग का अपॉर्चुनिटी भी दे, है ना। अगली बात कि भैया देयर इज, ये है वो सेक्शन जो कि बाद में ऐड किया गया 2003 में, कि भैया देयर शुड बी अ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। यहाँ पे एक प्रोविज़न किया गया था कि एक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड इशू किया जाए सिटीजनशिप का 2003 में, ठीक है, वाजपेयी जी की सरकार के टाइम पे। तो उन्होंने ये बात बताई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बात ऐड की गई है, एक नेशनल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी क्रिएट करेगी, जो कि अभी तक नहीं क्रिएट की गई है। इसकी पावर जो है रजिस्ट्रार जनरल के पास ही है, ठीक है। तो हाँ, तो जो नेशनल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, ठीक है, ये क्रिएट की जाएगी, जो कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एनआरसी इंडिया में, ठीक है, हाँ, बनाएगी। अब एज ऑफ नाउ ये एनआरसी सिर्फ और सिर्फ आपके ठीक है, ठीक है, एज ऑफ नाउ जो प्रिपेयर्ड है वो असम के रिगार्डिंग ही प्रिपेयर्ड है, पूरे इंडिया के रिगार्डिंग एनआरसी अभी नहीं इम्प्लीमेंट हुआ है, क्लियर। तो ये भी एक बात है। नेक्स्ट, ओसीआई सिटीजन भाई, ओसीआई कार्ड होल्डर के बारे में भी, कि इंडिया में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हम किसे कंसिडर करेंगे, तो वो भी सिटीजनशिप एक्ट में लिखा गया है कि हु शैल बी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एनी पर्सन हु इज़ अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री बट एलिजिबल टू बिकम ए सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्लाई फॉर, है ना, वॉज एलिजिबल टू बिकम ए सिटीजन ऑफ इंडिया एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उस टाइम, है ना, मतलब संविधान में दिए गए जो प्रावधान जो हमने वो सबसे ऊपर पढ़े, अगर उनके अकॉर्डिंग, उन प्रावधानों के अकॉर्डिंग अगर वो इंडिया का सिटीजनशिप बनने के लिए एलिजिबल था, तो वो अभी ओसीआई कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। अब ओसीआई कार्ड होल्डर को क्या बेनिफिट मिलते हैं आगे हम देखेंगे, है ना। अगली बात कि अ सिटीजन हु बिलोंग टू टेरिटरी दैट बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 1947। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि अगर ठीक है, अगर कोई ऐसा बंदा हो जो पाकिस्तान से और हाँ और बांग्लादेश से बिलोंग ना कर रहा हो, अभी किसी बाहर देश में रह रहा हो, है ना, लेकिन उस वक्त, है ना, 1947 के बाद, 15 अगस्त 1947 के बाद अगर वो भारत से बिलोंग कर रहा था किसी भी टाइम पीरियड पे, तो भाई वो भी इंडिया के ओवरसीज सिटीजनशिप ले सकता है। ये क्लॉज उतने, ठीक है, उतने पूछे नहीं जाएंगे आई डोंट थिंक, लेकिन मेन जो चीज़ है वो ये है कि ग्रैंड, है ना, जो चाइल्ड है या ग्रैंड चाइल्ड है, अगर अगर वो किसी भी इंडियन सिटीजन का चाइल्ड हो, ग्रैंड चाइल्ड हो, फॉरेन में रह रहा हो, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए। या फिर कोई स्पाउस हो जो फॉरेन ओरिजिन की हो, है ना, जो इंडियन सिटीजन की स्पाउस हो, या फिर इंडिया के ओवरसीज सिटीजन जो ऑलरेडी ओवरसीज सिटीजन है, ओसीआई कार्ड होल्डर है, उसकी भी अगर वो, है ना, बीवी हो, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो नंबर 1 कैटेगरी कौन है, जो जो कभी इंडिया के सिटीजन रहे, जिनके पेरेंट्स कभी इंडिया के सिटीजन रहे, वो भी, ठीक है। अगली बात कि हु बिलोंग टू टेरिटरी दैट बिकेम ए पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब जो उस टेरिटरी से बिलोंग करते थे जो 1947 के बाद भारत की थी, मतलब अनडिवाइडेड, सॉरी, जो डिवाइडेड इंडिया के टेरिटरी से बिलोंग, मतलब आज़ाद भारत की टेरिटरी से बिलोंग कभी करते थे, है ना, बाद में उन्होंने छोड़ दिया वो लोग, या फिर ऐसे लोगों के चिल्ड्रन या ग्रैंड चिल्ड्रन बाय डिसेंट वो भी, या फिर किसी ओसीआई कार्ड होल्डर का, या फिर किसी फुल इंडियन सिटीजन की अगर कोई स्पाउस हो फॉरेन ओरिजिन की, फॉरेन में ही रह रही हो, तो वो भी जो है अप्लाई कर सकती है। लेकिन वो अलग बात है कि ऐसी जो मैरिज है वो एटलीस्ट 2 साल तक चली होनी चाहिए, ठीक है। फिर से एक कॉल आ गई, एटलीस्ट 2 साल तक चली होनी चाहिए। ओसीआई कार्ड होल्डर को ऑलमोस्ट वो सारे राइट्स प्रिविलेजेस मिलते हैं,
ऑलमोस्ट वो सारे राइट्स प्रिविलेजेस जो कि एनआरआई को मिलते हैं, ऑलमोस्ट, कुछ एक को छोड़ के, ठीक है। फॉर एग्जांपल ओसीआई कार्ड होल्डर जो है इंडिया में, दे आर नॉट, आई मीन दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम डूइंग अ सर्टेन काइंड ऑफ एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल रिसर्च की एक्टिविटी। दे कैन बाय लैंड इन इंडिया, येस, दे कैन होल्ड प्रॉपर्टी इन इंडिया, येस, बट नॉट द एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी। तो कुछ एक ऐसे लॉज हैं, डोमेस्टिक लॉज हैं, है ना। फॉर एग्जांपल दे कैन नॉट होल्ड द पब्लिक ऑफिसेज इन इंडिया, समझ रहे हो। एनआरआईज तो फुल सिटीजन है, जो इंडिया के फुल सिटीजन है, लेकिन बाहर 180 दिन से ज़्यादा रह रहे हैं, 6 महीने से ज़्यादा रह रहे हैं, उनको कहते हैं हम एनआरआई। ओसीआईज आर नॉट फुल सिटीजन्स ना, ओसीआईज आर नॉट फुल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इनको, है ना, दे आर बेसिकली, सिंस दे आर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो हम इनको एक कार्ड दे रहे हैं कि दे आर, है ना, हम अज्यूम कर रहे हैं कि दे आर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इनको देखो लाइफ लॉन्ग वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है, कोई इंडियन वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। एनआरआईज के पैरिटी इन चीज़ों में रहेगी कि डोमेस्टिक एयर फेयर वगैरह, नेशनल पार्क में जो एंट्री वगैरह, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको दे, है ना, अगर जाना है तो उनको डोमेस्टिक फीस ही देनी है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में वो, है ना, हाँ, एडमिशन ले सकते हैं, फीस उनकी वही रहेगी जो हमारी आपकी है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वगैरह वगैरह एग्जाम्पशन, हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है कि उनको फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में बार बार नहीं जाना पड़ता है, एफआरओ में, कि फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन आप करो कि आप इंडिया में आए हो, नो, वो भी आपको ज़रूरत नहीं है। दे कैन वर्क इन इंडिया। और इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे इसमें एक पीवाईक्यू भी आया हुआ है, दे कैन ऑब्टेन आधार कार्ड, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। हालांकि एक्ट में एक बात प्रेस्क्राइब की गई है कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर वो इन सब ऑफिस को नहीं रख सकती है अपने पास। क्या, हाँ, नंबर वन तो उसे ये जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, सरकारी नौकरियों में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, वो उसको नहीं मिलती है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, है ना, और और वो जो हाउस ऑफ पीपल है, ठीक है, या फिर वोट देने का अधिकार, ये सब अधिकार उनके पास नहीं होते हैं, या किसी भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनने का वो राइट उनके पास नहीं होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ये जो है इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट है सिटीजनशिप एक्ट, खास तौर पे अभी जब हम ये फॉरेनर्स एक्ट वगैरह पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो, हाँ ठीक है, जो देयर वाज दिस केस इन सुप्रीम कोर्ट, ये है केस रिट पिटिशन। इस केस में जो एनआरसी की एक्सरसाइज है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, और जो स्पेशली इंडिया में सिटीज़न जो बांग्लादेशी माइग्रेंट्स थे, उनको इंडिया में सिटीज़न बनाने की जो डेडलाइन रखी गई 25 मार्च 1971, इसको किस ग्राउंड पे रखा गया है, इसको चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपहोल्ड किया। सेक्शन 6A में इसमें, है ना, इसी चीज़ की बात लिखी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहोल्ड किया कि 25 मार्च 1971 इसलिए रखी गई क्योंकि, है ना, ये जो है ये वो दिन था जब ऑपरेशन सर्च लाइट ये शुरू किया गया था बाय पाकिस्तानी आर्मी अगेंस्ट बांग्लादेशी नेशनलिस्ट, जिसकी वजह से, ठीक है, उनका परसिक्यूशन हुआ। और इस डेट के बाद से सॉरी जो है वो, ठीक है, जो इस डेट है, ठीक है, ठीक है, जो इस डेट है, इस डेट से पहले अगर कोई इंडिया आए थे परसिक्यूशन से पहले बांग्लादेशी, तो उनको हम रिकॉग्नाइज करेंगे एज एन इंडियन सिटीजन, है ना, प्रोवाइडेड कि 10 साल तक का उनको एक वो दिया गया कि 1966 से 1971 के बीच जो बांग्लादेश से इंडिया आए थे, they will enjoy all other rights similar to the Indian citizens except for the political rights for 10 years. After that, they will become the full citizens of India. This was based on the Assam Accord, जिसके बाद जो है 1985 में जिसको लागू किया गया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में। ये जो डेडलाइन है आपको ये याद नहीं रखनी है ना, ये आइडिया एटलीस्ट रखना है कि बांग्लादेश से इंडिया आने वाले माइग्रेंट्स को दो कैटेगरी में रखा गया। एक 1966 से पहले आने वाले जिनको फुल सिटीजनशिप दी गई थी अकॉर्ड के अकॉर्डिंग, लेकिन जो 1966 से लेकर 71 के बीच आए उनको फुल सिटीजनशिप 10 साल के बाद दी गई, 10 साल के ऑर्डिनरी स्टे के बाद दी गई। समझ रहे हो बात को? बस ये ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ से एक चीज़ और आती है कि जैसे हमने देखा डिटेंशन सेंटर बनाए गए, किसी को भी फॉरेनर डिक्लेयर किया गया, इस पर काफ़ी ज़्यादा, है ना, डिस्प्यूट्स वगैरह रहे थे, है ना, आसाम में खास तौर पे। ऐसे में फॉरेनर्स एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अकॉर्डिंग टू फॉरेनर एक्ट,
जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर मिलती है फॉरेनर्स एक्ट के तहत कि भैया वो किसी भी फॉरेनर को इंडिया में आने से प्रोहिबिट, रेगुलेट, रिस्ट्रिक्ट, है ना, या फिर उसको डिपोर्ट करने की जो पावर है, ये ऑर्डर बनाने की पावर जो है मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। बट ये एक प्रोसेस के तहत किया जाएगा, प्रोसेस के तहत जस्टिस डिलीवरी की जाएगी। अब वो प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस है कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर 1961 में जाकर के ट्राइब्यूनल बनाए, फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल, है ना। और ऐसे ट्राइब्यूनल अभी तक आसाम में ही बनाए गए थे, ठीक है। इसीलिए 2019 में ये क्लैरिफिकेशन भी देनी पड़ी एनआरसी के, ठीक है, ये क्या कहते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बाद, कि भैया जो फॉरेनर ट्राइब्यूनल्स हैं इंडिया में, याद रखना दे आर बेसिकली स्टेटूटरी इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, दे आर बेसिकली स्टेटूटरी ट्रिब्यूनल्स, है ना, जो कि फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ऑर्डर 1961 के तहत बने हैं, एंड दैट ऑर्डर इज इशूड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द फॉरेनर्स एक्ट, ठीक है। तो फॉरेनर ट्राइब्यूनल आपको ध्यान में रखना है, नंबर 1 कि ये जो है फॉरेनर ट्राइब्यूनल ऑर्डर के तहत बनते हैं, ठीक है। नंबर 1, इनकी पावर कहाँ से आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर कहाँ से आती है इसकी? फॉरेनर्स एक्ट से, नॉट सिटीजनशिप एक्ट, नंबर 1। नंबर 2 कि भैया ये जो फॉरेनर ट्राइब्यूनल है, ये देखेंगे, ये इस बात को देखेंगे कि जिस आदमी को फॉरेनर डिक्लेयर किया जा रहा है वो सही में फॉरेनर है या नहीं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह इनको इंस्पेक्ट करेंगे, हियरिंग की अपॉर्चुनिटी देना, ये पूरा फॉरेनर ट्राइब्यूनल का काम रहेगा। उसके मेंबर कौन रहेंगे, है ना, ये सब चीज़ें जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट पर्टिकुलर ऑर्डर में, जब ट्राइब्यूनल बनाया जा रहा हो उस पर्टिकुलर ऑर्डर में ये प्रेस्क्राइब करेंगे। 2019 में क्या हुआ, ये जो, ठीक है, ये जो ट्राइब्यूनल्स हैं, इनके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है पर्टिकुलर, है ना, इसको ये अथॉरिटी दे दी गई कि दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, दैट मजिस्ट्रेट कैन प्रोवाइड रेफरेंस टू द ट्राइब्यूनल, है ना। मजिस्ट्रेट कैन प्रोवाइड ओपिनियन टू द ट्रिब्यूनल कि भैया इस आदमी को फॉरेनर डिक्लेयर करो या इसको मत करो। इस बात पे बड़ा हंगामा हुआ कि यार जो मजिस्ट्रेट है वो तो अपनी, ठीक है, सरकार की ही चलाएगा। इस बात पे बड़ा हंगामा हुआ था, ठीक है। लेकिन फिर सरकार ने ये बात, है ना, यहाँ क्लियर की कि इट इज़ बेसिकली रिगार्डिंग ओपिनियन ओनली, नंबर 1। दूसरी बात कि ये पूरे देश में नहीं बनाए गए हैं, एट प्रेजेंट असम में ही बने हैं। एक और चीज़ आती है, ये देखिए फॉरेनर ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है, एटलीस्ट ये याद रखना, आर दे स्टेटूटरी, सॉरी मैंने बीच में बोल दिया होगा कि दे आर स्टेटूटरी, नो दे आर नॉट स्टेटूटरी, दे आर, है ना, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर फॉरेनर ट्रिब्यूनल ऑर्डर। ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इसी में ही कुछ, है ना, पावर कहाँ से इसकी आती है, स्टेटूटरी पावर, वो फॉरेनर एक्ट से आती है, ठीक है। इसी से ही आई थिंक ये सवाल बनेगा। एक और चीज़ आती है, वो है सिटीजनशिप वर्सेस डोमिसाइल थिंग। एक बात ध्यान में रखना, दुनिया में 2 सिटीजनशिप्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल यूएसए में डुअल सिटीजनशिप है ना। अदर कंट्रीज में देयर कैन बी 2 सिटीजनशिप, बट अ पर्सन कैन बी डोमिसाइल ओनली ऑफ अ वन प्लेस। डोमिसाइल मीन्स जहाँ वो रह रहा है। एक आदमी आधा आधा 2 जगह नहीं रह सकता है, ये बात ध्यान में रखना है। 2018 का क्वेश्चन था, आधार कार्ड कैन बी इशूड एज ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल नो, है ना। स्पेसिफिकली ये के एस पुट्टास्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड इज नॉट ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, तो इसे हटा दो। वंस इशूड आधार कार्ड कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड, नहीं भाई ये भी गलत है। सो करेक्ट, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखिए, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। यस, अभी हमने पढ़ा, इंडिया में देयर इज सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल डोमिसाइल। अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट, नो। दिस इज द क्लॉज इन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट इन इंडिया। समझ लो, यू फॉर बिकमिंग द यूएस प्रेसिडेंट यू हैव टू बी द सिटीजन बाय बर्थ ओनली इन यूएसए, ठीक है। दिस इज वाई इलॉन मस्क कैन नॉट बिकम द प्रेसिडेंट, है ना। दिस इज वाई देयर वाज दैट कंट्रोवर्सी कि इलॉन मस्क इज द, है ना, बैकडोर प्रेसिडेंट, और मतलब पीछे से जो चला रहा हो, ही कैन नॉट बी अ प्रेसिडेंट बिकॉज ही वॉज बोर्न आउटसाइड ऑफ द यूएसए, ठीक है। सो ओनली, तो ये आपका गया। फॉरनर वंस ग्रांटेड सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड, नहीं, ये तो एकदम सरासर झूठ बात है, हमने अभी देखा। वन ओनली इज द करेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इन इंडिया मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। बिल्कुल सही बात है, मेजॉरिटी मीन्स भाई 12 नॉमिनेटेड भी तो होते हैं, सही बात है। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये हम आगे इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। दिस यूज टू बी द क्लॉज बिफोर,
when members of Rajya Sabha elected by state legislative assembly need to be domiciled in that particular state. No, it was the provision before 2003 or something. अब ये provision नहीं है. For example, there was this very disputed election in Himachal Pradesh. Abhishek Manu Singhvi, a domicile of, ठीक है, probably a domicile of Delhi, I think. So he fought an election for Rajya Sabha from Himachal Pradesh. So that means एनी पर्सन, मतलब इस तरीके से जो प्रैक्टिकल न्यूज़ है ना उसको आप अप्लाई कर सकते हैं अपने एग्जाम में. हर चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं होती है. स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स. आई होप ये सेशंस आपको हेल्प कर पा रहे होंगे, है ना. तो जो सिटीजनशिप का फालतू की भाषा इतनी हमने ऊपर जो पढ़ी, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की कि इसमें कुछ वैल्यूएबल चीज़ हम ऐड कर सकें. जो भी फैक्ट थे, फैक्ट सारे भूल जाओ. जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं हमने जो पढ़े हैं, ठीक है, जो जो रैशनल चीज़ें आपको लगती है उनको अच्छे से पढ़ना. ये टेलीग्राम चैनल यू कैन ज्वाइन, एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द PYQ रिसर्च प्रोग्राम, भाई एक बार ये वेबसाइट विजिट करना, एक बार ये वेबसाइट विजिट करना, civilspot.in. ये मेरा ही प्लेटफॉर्म है, ठीक है, civilspot.in. एक बार ये वेबसाइट विजिट करना, वहाँ पे कुछ कोर्सेज पढ़े होंगे, हो सकता है आपके वो प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, और ज़्यादा बेनिफिशियल हो सके. एंड प्लीज़ ट्राई टू गिव योर फीडबैक एज वेल, ठीक है. आई ऑलवेज लव रीडिंग योर कमेंट्स. If the sessions are worthy, please give your feedback. Thank you so much. Take care. Bye bye. As always, love you all.